होप सो आप लोग ठीक ठाक होगे। आप लोगों के सिलेबस में जैसा कि पता है कि दो बुक्स होती हैं, एक वेब प्रोग्रामिंग का है सब्जेक्ट और दूसरा है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आपने यही बुक ली होगी जो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यही बुक है ना। इसमें मैंने ये वाला स्टार्ट क्यों किया, उसकी रीज़न ये है कि आपका विजुअल बेसिक का जो है ना, आगे चूँकि छुट्टियाँ आ रही हैं, थ्योरी आप लोग फिर भी पढ़ लोगे, याद कर लोगे। छुट्टियों के फ़ौरन बाद में आपको प्रोग्रामिंग के विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वेब प्रोग्रामिंग में, वो आपको मैं 2-3 चैप्टर जो हैं वो बाद में करवा दूंगी। उसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, प्रैक्टिस भी है, जैसे आप प्रोग्रामिंग में होती हैं। तो वो उस तरह का है जिसकी वजह से मैंने, ये दिन भी थोड़े थे तो मैंने आप लोगों का थ्योरी के सब्जेक्ट का इंतखाब किया है ताकि आप लोग ये सेकंड चैप्टर भी, ये वाला भी पढ़ लो। आपका ये वाला बुक भी है, काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि 40 मार्क्स की ये होती है, 40 मार्क्स की वो होती है। और आप लोगों का एक प्रोजेक्ट भी होता है जो आप लोगों ने करना होता है। वो मैं कॉलेज में जब खुद आऊँगी, आप लोगों के ग्रुप्स बना के मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट असाइन करूँगी, आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट बनाने होंगे। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये कि इस बुक में से चूँकि थ्योरी का पार्ट है, मैं आप लोगों को जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, वो आपको बता भी देती हूँ। और उसके अलावा जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न का आप लोगों को अंदाज़ा है कि पेपर पैटर्न किस हिसाब से आता है। इसका पेपर पैटर्न जो होता है वो 8-8 नंबर के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और पेपर पैटर्न आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड ही होता है। किसी में टर्म्स होती हैं तो शॉर्ट टर्म्स होंगी 2-2 नंबर की किसी एक क्वेश्चन में। बाकी में आप लोगों का जो मोस्टली जो पेपर पैटर्न है वो आप लोगों को पहले भी पता होगा, इसके बारे में आइडिया होगा। तो ये सारी बुक आप लोगों ने नहीं पढ़नी, बल्कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट पढ़ना है, और उसमें जो निशान लगे हुए हैं वो टॉपिक आपने नहीं करने। ठीक है, जिन पे क्रॉस का निशान है ना, वो टॉपिक आप लोगों ने नहीं करने, या तो वो करने नहीं है, या चूँकि पहले आप पढ़ चुके हो तो उसी से रिलेटेड है, वो आप लोगों ने नहीं करने। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर है, इसमें भी इसी तरह से है। ठीक है, और तो ये जो है ये भी आपने इसमें से भी निशान लगाए हुए हैं कि जो टॉपिक आप लोगों ने नहीं करने। ठीक, उसके बाद थर्ड है ER मॉडल, वो सारा चैप्टर करना है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी करनी है। फिफ्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर आप लोगों ने नहीं करना। फिफ्थ चैप्टर में आप लोगों ने मेन जो चीज़ें हैं, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, और रिलेशनल कीज़ क्या होती हैं, और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है सीक्वल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में ज्वाइन वगैरह ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो टोटल आपके कितने चैप्टर हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड 8th। तो टोटल आप लोगों के हो गए 5 चैप्टर। ठीक है, तो पहले चैप्टर से मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाती हूँ। फर्स्ट जो टॉपिक है वो तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आए हो, काफ़ी हद तक है। तो पहला जो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दूँगी ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लो। ये वैसे याद भी किया हुआ है कि उसमें डाटा क्या है, डाटा की एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस, फिर मेटा डाटा हमने पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके डिसएडवांटेज। तो आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ तक 1.5 तक कंप्लीट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है डाटा। डाटा आप लोग जैसा कि जानते हो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होते, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं, या जिस टाइम हमें रिक्वायर होते हैं या जिस टाइम हमें उसकी ज़रूरत होती है उस टाइम वो प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? डाटा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपको देती हूँ।
कॉलेज में एडमिशन की। अब एडमिशन के लिए मेरे पास, मुझे ये तो नहीं पता कि मैट्रिक में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में अपनी एडमिशन लेना है, तो मैं पहले कहूँगी कि देखूँगी दरख्वास्तें कितनी आई हैं। और दरख्वास्तें लेने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप लोगों को फॉर्म्स देंगे, आपने उन फॉर्म्स को सबमिट फिल करना है। फिल करके यानी अपना जो डाटा है, अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप लोगों के राह शक्ल में हमारे पास फॉर्म्स की सूरत में आ जाएंगे। फिर हम उसमें प्रोसेसिंग क्या करेंगे, उसमें प्रोसेसिंग ये करेंगे कि मेरिट के हिसाब से आप लोगों की हर सब्जेक्ट की और हर ग्रुप की क्या बनेंगी, हर ग्रुप की आपके पास वो बनेंगी, ठीक है, मेरिट लिस्टें बनेंगी। मेरिट लिस्टें हम आप लोगों को, अब ये भी एक प्रोसेस्ड फॉर्म हो गई डाटा की, कि आप लोगों का डाटा जो सारा हमने कलेक्ट किया था वो किसी अरेंजमेंट में किसी ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक उसको अरेंज कर लिया, अरेंज करके वो आपको शो करा दिया, ठीक है, शो करा दिया। अब एडमिशन अब भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब भी हमारे पास एडमिशन आप लोगों के, अब हम देखेंगे जो मेरिट लिस्टें लगी थी उसमें कितने लोगों ने चालान पे किया है। जो चालान पे की लिस्टें होंगी वो निकालेंगे हम, और निकाल के उनको बाकायदा इनरोलमेंट फाइल में डालेंगे। तो ये भी, अब मेरिट लिस्टें जो हैं इस टाइम, पहले जो फॉर्म था वो आपका डाटा था, और जो मेरिट लिस्टें बनी थी वो आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब जब हम इनरोलमेंट फाइल बनाने लगेंगे तो फिर अब फ़ी के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से, अब मेरिट लिस्टें हमारे पास क्या हो गई, डाटा हो गई, ठीक है। और उसमें से जो पेड फीस के चालान हैं उस क्राइटेरिया के बेस पे जो हम लिस्टें बनाएंगे इनरोलमेंट की, वो क्या होंगी, वो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन होंगी, वो इन्फॉर्मेशन होंगी, समझ आ गई ना। डाटा यानी टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि डाटा क्या है, बिल्कुल अनप्रोसेस्ड नहीं होता, लेकिन जिस टाइम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस टाइम वो प्रोसेस शक्ल में नहीं होता, उस पर हम कुछ तब्दीलियां करके, कुछ प्रोसेसिंग करके उसको हम अपने मुताबिक यूज़फुल फॉर्म में लेके आते हैं, उसको कहते हैं डाटा, ठीक है। तो डाटा वैसे भी पहले आप लोग पढ़ चुके हो, तो डाटा की डेफिनेशन है और उसकी एग्जांपल्स हैं, वो मैंने एक आपको एग्जांपल बता दी एडमिशन सिस्टम में, और दूसरी जो एग्जांपल है, जो दूसरी एग्जांपल है वो आप लोग देख लोगे, उसको रीड कर लोगे कि जैसे सारे सिटीजन्स का डाटा है वो कलेक्ट किया गया, और उसमें जैसे मरदमशुमारी होती है तो मरदमशुमारी में लोगों को ये डाटा सारा कलेक्ट किया जाता है, और बाद में देखा जाता है, जैसे हमने देखना हो लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और क्या उसका रेट है, तो उसके लिए डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, और जो वो मरदमशुमारी वाले फॉर्म होंगे उसके हिसाब से फिर आउटपुट जनरेट करेंगे, इसी तरह उनको यूज़ करते जाएंगे, ठीक है, कि मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, वो प्रोसेस करेंगे। तो मरदमशुमारी के डाटा को इस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है। ये तो हो गया डाटा। अब डाटा की टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। डाटा जो है आपका नंबर फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में और अल्फ़ान्यूमेरिक फॉर्म में, और तस्वीरी शक्ल में हो सकता है, और वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, और वीडियो शक्ल में भी हो सकता है। न्यूमेरिक डाटा कौन कौन सा होता है? न्यूमेरिक डाटा होता है न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और जैसे रोल नंबर हो गया, ये क्या है, डाटा, न्यूमेरिक डाटा। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये न्यूमेरिक डाटा। मार्क्स हो गए, ये न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा जैसे नेम हो गया, उसके अलावा जैसे नेम हो गया मुख्तलिफ, जो सिर्फ लेटर्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जैसे एड्रेस हो गया हमारा, हाउस नंबर हो गया, साथ में कॉलोनी हो गई, साथ में स्ट्रीट नंबर हो गया, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। इमेज डाटा तस्वीरी शक्ल में, जैसे कोई ड्राइंग्स हो गई, ग्राफ्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, चार्ट्स हो गए, ये क्या है, इमेज डाटा है। ऑडियो डाटा क्या होता है, वॉइस की शक्ल में कोई स्पीच हो गई, जैसे मैं अभी आप लोगों को वॉइस मैसेज भेजती हूँ फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही वॉइस मैसेज मैंने भेजा वो कौन सा डाटा है, वो आप लोगों का ऑडियो डाटा। वीडियो डाटा, कोई जैसे अब मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करती हूँ, ये भी वीडियो फेसबुक के लिए हो गया या यूट्यूब के लिए, ये क्या है, वीडियो डाटा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा की शेप बनती है, शक्ल बनती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन की एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। आगे है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग इन दोनों को, डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है, इसके ज़रिए प्रिपेयर कर लोगे,
उसके बाद है मेटा डाटा। ठीक है, व्हाट इज़ मेटा डाटा? डाटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा के बारे में जो डाटा होता है उसको कहते हैं मेटा डाटा। जस्ट लाइक डाटा की टाइप क्या है, डाटा का साइज़ क्या है, डाटा का फॉर्मेट क्या है, उसको कहते हैं हम मेटा डाटा। जैसे आप लोगों से फॉर्म पे मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं लिखती हूँ, मेटा डाटा क्या होगा कि आपने अपना नेम जो है वो सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, तो ये है कैपिटल लेटर। उसके बाद मैं कुछ रेंज दे देती हूँ कि इतने लफ्ज़ों से ज़्यादा आपका नेम नहीं होना चाहिए, वो क्या है, मेटा डाटा हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैं लिखती हूँ कि आपने जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें सिर्फ आपने नंबर देना है, उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं देने, तो वो उसकी डाटा टाइप हो गई और वो भी क्या हो गया, मेटा डाटा हो गया। यानी उस डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो फील्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं मेटा डाटा। जैसे फील्ड नेम है रोल नंबर, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। फील्ड नेम है नेम, उसकी डाटा टाइप क्या है, अल्फ़ाबेट। तो ये जो डाटा टाइप्स हैं, उसकी लेंथ है या उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उस पर कुछ कंस्ट्रेंट हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, मेटा डाटा। समझ आ गई? तो उसी ऊपर वाले रूल्स के मुताबिक ही नीचे डाटा एंटर हुआ हुआ है। जैसे रोल नंबर 1, अब वो डाटा टाइप उसकी इंटीजर ही है, लेंथ उसकी 1 है, यानी 3 से कम ही है, और रोल नंबर और इसमें डालना उसने क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर। कंस्ट्रेंट है 1 से 100 के दरमियान। अगर जैसे ही वो 101 डालेगा तो वो 101 नहीं डाल सकेगा। रीज़न ये है कि उसकी जो मेटा डाटा में इंफॉर्मेशन है वो वैल्यू की रेंज क्या है, 1 to 100। ठीक है, वैल्यू की रेंज क्या है, 1 to 100। इसी तरह फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर की कोई ख़ास रेंज नहीं लगाई हुई, लेकिन इसमें फ़ोन नंबर स्टूडेंट का एंटर होगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस बग़ैर एट दी रेट के यहाँ पे उसने कहा है कि एट दी रेट लाजमी होना चाहिए। ईमेल एड्रेस बग़ैर एट दी रेट के नहीं होता, इसी वजह से अगर वो एट दी रेट के बग़ैर डालना कोशिश करेगा तो डाटा इसमें एंटर नहीं हो सकेगा। तो जो मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा के बग़ैर डाटा जो है वो एंटर नहीं किया जा सकता। उसके रूल्स को, कंस्ट्रेंट को, उसके जो रूल्स होते हैं, उसकी जो डाटा टाइप होती है, उससे बाहर कुछ भी डाटा एंटर नहीं किया जा सकता। तो मेटा डाटा रिस्ट्रिक्ट करता है कि डाटा किस टाइप का एंटर होना चाहिए। ठीक है, अब है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग डाटा की आप लोगों को होप सो समझ आ गई होगी, इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी, मेटा डाटा का भी पता चल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चनिंग होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, पहले जो काम करते थे, जो बल्कि अब मैनुअल फाइल्स वगैरह का जो सिस्टम है ये है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम काम करते थे। ठीक है, था ऐसे ही मैनुअल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी काम करते थे। ठीक, तो अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में किस तरह से वर्क होता था, हर यूज़र के लिए अलग फ़ाइल होती थी। जैसे अब यूज़र हैं, हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उसके अलावा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उसके अलावा उर्दू डिपार्टमेंट है। हर के पास स्टूडेंट की अलग लिस्ट होगी कि ये स्टूडेंट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब स्टूडेंट फ़ाइल को ही मुझे कुछ भी चाहिए हो, अटेंडेंस देखनी हो, मुझे उनकी एब्सेंटेज देखनी हो, मुझे उनके रिज़ल्ट्स देखने हो, मैं अपनी फ़ाइल से कंसल्ट करूँगी। इसी तरह लाइब्रेरी वाले अब भी उनके पास अलग से फ़ाइल होगी आप ही स्टूडेंट की, और उसमें से वो अपने मुताबिक डाटे को सर्च करेंगे। इंग्लिश वालों की भी अपने मुताबिक होगी, उसके अलावा एग्ज़ाम वालों की अपने मुताबिक होगी। अब है क्या, एक ही स्टूडेंट का डाटा है लेकिन मुख्तलिफ फ़ाइल्स की शक्ल में कॉपी होके मुख्तलिफ लोगों के पास अपने तरीके से मुख्तलिफ दिया हुआ है। ठीक है, समझ आई? तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि कंप्यूटर बेस्ड मेथड था जिसके ज़रिए बिज़नेस एप्लीकेशन हैंडल होती थी। डाटा जो है टेप फाइल की शक्ल में डिस्क के ऊपर स्टोर होते थे, और हर डिपार्टमेंट के पास, हर यूज़र के पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी तरह का डाटा अपनी फॉर्मेट में स्टोर होता था, और चाहे वो सेम हो। जैसे स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है या एम्प्लॉयज़ प्रोसेसिंग सिस्टम है, एम्प्लॉयज़ का डाटा, स्टूडेंट का डाटा, हर यूज़र के पास उनकी अलग-अलग फाइल्स बन जाती थी। अब इसका नुकसानात क्या होते थे, इन टर्म्स को गौर से देख लो। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, पहले तो रिडंडेंसी देखो। रिडंडेंसी क्या होता है, डाटा की डुप्लीकेटेड सेवरल फाइल्स होती थी। सेम डाटा है, स्टूडेंट की 2 फाइल्स हैं, स्टूडेंट की और लाइब्रेरी की।
ठीक है। अब स्टूडेंट की फ़ाइल में स्टूडेंट का डाटा, लाइब्रेरी की फ़ाइल में भी स्टूडेंट का डाटा, ठीक है, उसमें भी रोल नंबर, नेम और इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती थी। इसी तरह लाइब्रेरी में भी ऐसे ही कि रोल नंबर, नेम वगैरह और कौन सी बुक उसने ली है, कौन किस तरह से ली है। अब लाइब्रेरी वालों के पास, उनके पास अलग बुक होती थी और उसके अलावा स्टूडेंट के पास मतलब टीचर्स के पास अलग होती थी। और ये सारी, यानी अब हुआ ये कि वही सेम स्टूडेंट का डाटा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मौजूद है, सबकी कॉपीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। अब हुआ ये एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। उसने आके एकेडमिक में या एडमिशन वालों में आके उसने तब्दील करवाया कि मेरा एड्रेस जो है वो चूँकि चेंज हो चुका है तो काइंडली चेंज कर दें, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 साल बाद पढ़ के चला गया कॉलेज से, ठीक है, ऐसे हुआ। अब लाइब्रेरी से उसने ली हुई थी कुछ बुक्स जो कि उसने वापस नहीं की। अब एड्रेस पे उन्होंने लेटर भेजना है कि आप डिफ़ॉल्टर हो, आप आके बुक्स जमा करा जाओ। अब दरमियान में, सेशन के दरमियान में तो एड्रेस वो चेंज करा गया था। हुआ ये कि लाइब्रेरी वालों के पास उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हो गया था, लेकिन उसकी वजह से क्या मसला आया? मसला ये आया, 2 फाइल्स थी सेम एक जैसी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास थी, तो उनमें तब्दीली एक में तो हो गई, दूसरे में नहीं हुई। अब यहाँ पे ये मसला है कि ये देखेंगे कि प्रॉब्लम ये कि डाटा किसका, कौन सा एड्रेस जो है वो सही है, ठीक है, कौन सा एड्रेस जो है वो सही है। हुआ क्या मसला है? मसला ये था डाटा की डुप्लीकेशन की वजह से डाटा 2 जगहों पे कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है। और एक तो स्टोरेज भी ज़्यादा कंज्यूम हुई और दूसरा ये है कि इनकन्सिस्टेंसी की वजह से स्टूडेंट से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकी, या हुई भी है तो रॉन्ग एड्रेस पे चला गया है, उसके पिछले एड्रेस पे चला गया है। दोनों जगहों पे एट द सेम टाइम अपडेशन पॉसिबल नहीं हुई, जिसकी वजह से डाटे की जो डुप्लीकेशन है उसको डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। और उसकी वजह से जो एड्रेस जैसे चेंज कराया, दोनों जगहों पे चेंज नहीं हो सका किसी भी वजह से, चेंज नहीं हो सका, तो उसके लिए उसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी हो गई है, ठीक है। तो डाटा आइसोलेशन क्या है? डाटा आइसोलेशन डाटा आइसोलेशन होता है जी। डाटा आइसोलेशन क्या है? डाटा आइसोलेशन है चूँकि वेरियस फाइल में स्टोर था, तो नई एप्लीकेशन से 2 मुख्तलिफ जगहों से फ़ाइल से डाटा उठाना और उसकी से तीसरी फ़ाइल बनाना या तीसरी एप्लीकेशन में उसको डाटा को इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है। द डाटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्रीव द अप्रोप्रिएट डाटा। यानी 2-3 फाइल से मर्ज करके डाटा अप्रोप्रिएट करके डाटा मिलाना, निकालना पॉसिबल नहीं रहा। किसमें? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने पड़ेगा और जिसकी वजह से डाटा जो है मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी और नई फाइल जनरेट करने के लिए उनको नया ही एप्लीकेशन प्रोग्राम या नया ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये है डाटा आइसोलेशन। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या है? डाटा जो है रिलायबल और एक्यूरेट नहीं रहता, ठीक है। क्या है? द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। तो वो कोई चेक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह से कोई चेक या कंस्ट्रेंट मौजूद ही नहीं थे, जिसकी वजह से ये चेक किया जाता कि डाटा सही एंटर किया जा रहा है या नहीं। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में बने होते थे उन्हीं में इस्तेमाल हो सकते थे, उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं था, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको लेके जाना और उसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। ये है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, ठीक है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा in files and program required to update and maintain the files. Application program are developed according to the particular file format in file processing system. Particular file format में होता था, जबकि कोई नया अगर आप उसको कोई नया सॉफ्टवेयर में डालना चाह रहे हो तो नए सॉफ्टवेयर के लिए आपको नया ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप पुराने सिस्टम को या फाइल को एक से दूसरे में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम,
अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर होती थी तो ट्रांजैक्शन का सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं होता था। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, डाटा उस तरह से सिक्योर नहीं था, हर बंदा यूज़र उस यूज़ कर सकता था, कोई पासवर्ड को मेंटेन करने का, अनऑथराइज्ड एक्सेस को मेंटेन करने का प्रोसेस मौजूद ही नहीं था। प्रोग्राम मेंटेनेंस मेंटेन करने लग जाते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा बजट कंज्यूम होता था। तो इसकी वजह से, ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बजाय हमें नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जो कि अल्टरनेट सिस्टम था फाइल प्रोसेसिंग का और मोर बेटर वर्क करता है, बल्कि अब तक कर रहा है। उसको हम डेटाबेस सिस्टम का नाम देते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये मसाइल थे, ये डिसएडवांटेज थे, जिसकी बेस पे नए सिस्टम की ज़रूरत पेश आई थी। ठीक है, आज के आपके टॉपिक क्या हैं, कौन कौन से आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, मैं आपको यहाँ पे ही निशान लगवा देती हूँ। डाटा पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, मेटा डाटा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके डिसएडवांटेज, 1.5 तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। 1.6, 1.7, 1.8 कल हम करेंगे।